जिस तरह से जंतर मंतर पर मध्य प्रदेश के भी तमाम युवाओं ने, छात्रों ने लाठी खाई, तो उनका आपको मजाक बनाने का कोई हक नहीं मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ कैलाश विजयवर्गीय पलटकर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए, अगर पेपर लीक हुआ था तो पेपर तो हो गया, अब कौन। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों में घिर जाते हैं। उनके बयान खुद उनको फंसा देते हैं और हाल फिलहाल में जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन है। मांग है सरकार की कि पेपर लीक के सिलसिले में कठोर कदम उठाया जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं छात्र। दूसरी तरफ संसद से लेकर सदन चालू है और इसमें लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में बयानबाजी का दौर है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय छात्रों को लेकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर धरने पर बैठ जाती है और मांग होती है कि कैलाश विजयवर्गीय जब तक छात्रों से माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। जब तक कैलाश विजयवर्गीय माफी नहीं मांग लेते हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि छात्रों का अपमान है और ये अपमान बीजेपी लगातार कर ही रही। आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा क्या कह दिया और क्या वाकई अब कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगेंगे या फिर नहीं, इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी नेता ही खुद बीजेपी को ही मुश्किलों में डाल देते हैं अपने ही बयानों के चलते। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, वाकई कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार वो धरने पर बैठ जाते हैं तमाम कांग्रेस के और विधायकों के साथ। दूसरी तरफ जो मांग है जंतर मंतर पर, क्या दूसरी वार्ता की जो बातचीत की गई है तो क्या वो संपन्न हो पाएगी और क्या उसमें कोई नतीजा निकल पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, शुरुआत में आपने जैसे कहा कि कैलाश विजयवर्गीय हमेशा अपने बयानों के जरिए चर्चाओं में रहते हैं और यहाँ पर भी जो छात्र धरना कर रहे हैं उनको लेकर जिस तरह के शब्द उनके थे उस पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विधायकों को घोर आपत्ति थी और जिस तरह से देखा गया कि तमाम जो विधायक थे वो इसका विरोध करते हुए भी दिखाई पड़े और उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय बाकायदा वहां पर आते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई ऐसा मैंने क्या कह दिया। तो तमाम लोग कहते हैं कि देखिए, नीट एग्जाम में जिस तरह की धांधली हुई, जिस तरह से पर्चा लीक हुआ, जिस तरह से तमाम छात्रों ने अपनी जान दे दी, तो ऐसे में उनको लेकर आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। जिस तरह से जंतर मंतर पर मध्य प्रदेश के भी तमाम युवाओं ने, छात्रों ने लाठी खाई, तो उनका आपको मजाक बनाने का कोई हक नहीं है। और इसके बाद में तमाम जो वहां पर बैठे हुए लोग थे वो ये कहते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ कैलाश विजयवर्गीय पलटकर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए, अगर पेपर लीक हुआ था तो पेपर तो हो गया, अब कौन सी दिक्कत आपको बचती है। तब कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि देखिए, पेपर तो हुआ लेकिन सिर्फ नीट नहीं बल्कि इसके अलावा 152 ऐसे पर्चे हैं, ऐसे एग्जामिनेशन है जो एक तरीके से जो लीक हुए उसको लेकर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जिस तरह के शब्दों का आपने प्रयोग किया है, यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक ये बात कह रहे थे कि जिस तरह के शब्दों का आपने प्रयोग किया है उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। और कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ये कहते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वहां पर जोर जोर से कहने लगते हैं, कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगिए। तो अपने आप में जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पे तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी तमाम राज्यों में भी इसकी जो पकड़ है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि कल ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो उनका पूरा कुनबा है वो पीएम आवास के थोड़ा पास में ही एक बड़ा प्रदर्शन कर। और उसके बाद संसद में भी हमने देखा कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को उठाता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद सरकार भी दबाव में आई और यहाँ पर देखा गया कि सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर अब जो नीट का जो मुद्दा है ये बड़े लेवल पर आ गया। वैसे में सरकार और विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से आमने सामने तकरार की स्थिति में है। अब ऐसे में सरकार क्या फैसला करती है ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होने वाली, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर अभी भी जो विपक्षी दल है पूरी तरीके से मुखर है। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान क्या जो शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे और कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से इस मुद्दे को बेहद हल्का फुल्का बता रहे हैं
क्या ये मुद्दा अब बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार छात्रों के अंदर आक्रोश है और इसी आक्रोश का जो एक नतीजा था हमने 20 जुलाई को देखा। जो लाठीचार्ज बच्चों पर हुआ, जैसे पुलिसकर्मी ने अपना कदम उठाया, इसके बाद छात्र भी अपने बचाव में दिखाई दिए। सर, जैसे ही ये कहा गया कि खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने सदन के अंदर ये कहा कि जो छात्र हैं वो कीड़े हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके जरिए जी। किया गया। लेकिन वो खुलकर वीडियो में ये कहते हुए भी नजर आए, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, जी। क्यों आप इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन छात्रों के अंदर इतना गुस्सा भरा कि वो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ही प्रदर्शन करने उतर जाते जी। हैं, उनके घर के अंदर तक घुस जाते हैं, 2 छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो क्या यहाँ पर सरकार पर दबाव है, सिर्फ केंद्र स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर भी, जी। कि अगर आप बयानबाजी करेंगे तो आप भी मुश्किलों में आ देखिए, सकते हैं? जाहिर बात है क्योंकि अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जंतर मंतर पे तो तमाम छात्र नजर आए, लेकिन साथ में राज्य स्तर पे हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या ये भी कहा जा सकता है कि तमाम जो छात्र हैं वो अपने बलबूते भी इस आंदोलन को कहीं आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर भी छात्र कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है और यहाँ पर उन्हीं के खिलाफ अब मोर्चा निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में दतिया के ऊपर उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले जिस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है, क्या बीजेपी को ये भारी पड़ सकती है? क्योंकि बड़ा सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह कहा गया कि मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे छात्र जंतर मंतर पहुंचे थे, उनके ऊपर भी लाठी बरसाने का काम किया गया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए जो स्थिति है नाजुक स्थिति, और ऐसे में जो बयानबाजी है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ये बयानबाजी आपके ऊपर कहीं भारी ना पड़ जाए। क्योंकि दतिया के ऊपर उपचुनाव है, बांकीपुर पे उपचुनाव है, गुजरात की एक सीट के ऊपर उपचुनाव है, उससे पहले अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो जैसा लगातार देखा जा रहा है कि छात्र नाखुश हैं, तो इसका चुनाव के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि उपचुनाव है और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। तो क्या लगता है, क्योंकि जब से ये हम प्रदर्शन देख रहे हैं तो अब नरोत्तम मिश्रा भी दतिया पर नजर नहीं आ रहे हैं, वरना शुरुआत में सबसे पहले उनका ही चेहरा नजर आया। कैलाश विजयवर्गीय को प्रचारक बना रखा है, वो भी दतिया पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम देखें तो जीतू पटवारी हो या फिर अवधेश नायक हो या कांग्रेस के बड़े चेहरे हो, वो खुलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जीतू पटवारी को ट्रैक्टर चलाते हुए खेत में देखा गया, यानी कि वो एक संकेत, यहाँ संदेश किसानों को लेकर देना चाहते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि दतिया में कांग्रेस पार्टी का लगातार पहुंचना और बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय का ना पहुंचना, नरोत्तम मिश्रा का अब गायब हो जाना, और यहाँ अगर हम बात करें आशुतोष तिवारी की, उनको लेकर जनता के बीच में ये माहौल बनना कि उन्हें पहचाना ही नहीं जा रहा है, क्या और असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि दतिया सीट की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी जिस उत्साह में दिखाई पड़ रही थी वो उत्साह कहीं ना कहीं ठंडा होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि आशुतोष तिवारी के समर्थन में अब तक कोई बीजेपी के बड़े चेहरे दिखाई नहीं पड़े। यहाँ तक कि जो नरोत्तम मिश्रा ये कहते हुए नजर आए कि मैं घर घर जाऊंगा, गांव-गांव जाकर लोगों को से समर्थन जुटाने का प्रयास करूंगा, अब वैसा दिखाई नहीं पड़ता। वही कांग्रेस पार्टी का जिक्र आपने किया, तो बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि जीतू पटवारी जो है वो बेहद जमीनी स्तर पर जाकर कार्य करते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक नई तरीके की जो जान है वो उन्होंने दी है। मध्य प्रदेश के अंदर हर चुनाव में, हर मौके पर वो सबसे आगे खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं और चुनाव प्रचार जो कर रहे हैं उसमें तमाम घरों पर पहुंचते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक घर में पहुंचे और वहां पर रोटी जो है हाथ पे रखकर खाने लग गए और ये कहने लगे कि भाई कुछ दिक्कत की बात नहीं है, अगर थोड़ा अचार है तो वो ले आओ, मैं उसी से खाना खा लूंगा, थोड़ी प्याज है या वो ले आओ, यानी कि अपने आप को उन लोगों के बीच में ले जाकर उन्हीं की तरह का दिखाने का प्रयास यहाँ पर जीतू पटवारी ने किया। और अब एक फुटेज आया जिसमें ट्रैक्टर चला रहे हैं, धान की रोपाई करते हुए नजर आते हैं, तो ये बताता है कि लोगों से जुड़ाव आपका किस तरीके का है। लेकिन यहीं अगर हम बीजेपी खेमे की बात करें तो अब तक कोई बड़ी बयानबाजी या अब तक कोई बड़ा जनसंपर्क नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि चुनाव में आशुतोष तिवारी
कहीं ना कहीं अकेले यहाँ पर पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि चुनाव को महज 7-8 दिन का वक्त रह गया, क्योंकि 30 जुलाई को चुनाव है। हम 22 तारीख में आज बात कर रहे हैं, 28 जुलाई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में 4-5 दिन में क्या बीजेपी के बड़े चेहरे नजर आएंगे या आशुतोष तिवारी अकेले दम पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? एक और सवाल सर, दामोदर यादव को लेकर, और अगर हम दामोदर यादव की बात करें तो अक्सर उनके भाषणों में कांग्रेस पार्टी को घेरने वाले बयान नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ या आशुतोष तिवारी के खिलाफ अक्सर दामोदर यादव को बोलते हुए नहीं सुना गया है। तो क्या देखेंगे कि क्या वो अपने आप को इस सीट पर जिता पाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से उतरे हैं और यादव समुदाय का बहुत बड़ा फैक्टर इस सीट पर नजर आता है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी ना करना, लेकिन घनश्याम सिंह के खिलाफ लगातार बयानबाजी करना क्या बताता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दतिया चुनाव में जिस तरह से दामोदर यादव की एंट्री होती है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि भाई दामोदर जो है वो बीजेपी के कहने पर यहाँ पर उतरे हैं ताकि वोट काट सके। और ये सवाल जब दामोदर यादव से पूछा जाता है तो भड़क जाते हैं, कहते हैं कि भाई क्या वोटरों पे हक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है? क्या कांग्रेस पार्टी के बाप की बपोती है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर समीकरण को देखें तो जिस तरह से आपने भी कहा कि देखिए नरोत्तम मिश्रा को लेकर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, कई दफा उन्होंने मुझे फोन किया, मेरी तबीयत खराब थी तब मुझसे हालचाल पूछा। यानी कि ये बताने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी नेताओं के साथ में उनकी अच्छी उठक बैठक है। अब ऐसे में जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो वाकई में यहाँ पर जो है वोट काटने के लिए खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता यहाँ तक कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर यहाँ पर उतरे हैं, यानी वोट काटकर फायदा बीजेपी को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए दतिया के ऊपर अगर हम वोटों को देखें, समीकरण साधने का प्रयास करें तो पता चलता है कि लगभग 15% यहाँ पर दलित समुदाय के जो वोटर हैं वो आते हैं, 7% यादव वोट बैंक आता है, इसके अलावा 3-4% मुस्लिम वोट बैंक भी आता है। और ये 25-26 वोट जो नजर आता है दतिया सीट के ऊपर, अगर ये यहाँ से वहां हो जाए तो किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो क्या जो दामोदर यादव पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है? और या फिर दामोदर यादव कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पर बनकर उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि अब तक उनकी जो बयानबाजी है उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी बात उन्होंने बोली है। वो कांग्रेस पार्टी पे ही हमलावर लगातार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।